हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल MK Academy 2.0 पर। तो स्टूडेंट्स, नए सिलेबस के हिसाब से झारखंड टेट के लिए हमारे चैनल पर क्लास शुरू हो चुकी है। तो आज हम देखेंगे कि पिछला पेपर जो 2012 में हुआ था उसका लेवल कैसा था। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। बहुत मर्तबा ऐसा देखा गया है कि पिछले पेपरों से या एग्ज़ामिनर जो है पिछला पेपर ज़रूर देखते हैं, उस हिसाब से बनाता है। अगर ज़्यादा नहीं देगा, थोड़ा बहुत जो है 2-4 नंबर ज़रूर होता है। बहुत कम ऐसा देखा गया कि जो है पिछले पेपर से 2-4 नंबर ना लिए गए हों। और जो बच्चे यूपी टेट पिछले यूपी टेट में बैठे होंगे उन्होंने ये देखा होगा कि जो है 2017 वाला पेपर 80% आया हुआ था। 2017 वाला पेपर अगर हूबहू ना कहा जाए तो फिर 80% तो आया ही था। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने बात करते सीधे पेपर की ओर। और अगर आपको पसंद आए हमारा समझाना, हमारा पढ़ाना और पेपर डिस्कस करना तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर पूरा सिलेबस एवं हर टॉपिक से, सारे टॉपिक से चुनिंदा ख़ास इम्पोर्टेंट्स प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल मुफ्त प्रोवाइड करवाए जाएंगे। चलें अब हम अपने पेपर की तरफ चलते हैं। तो आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो सिर्फ हिंदी से लिए हैं और ये हमारा क्लास जो है 1 to 5 ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो पहले हम सबसे पहले ये बस बात का हमेशा ख्याल रखें कि हम उत्तर की तरफ ना जाएं। पहले जो है अक्सर ये होता है बच्चे जो है हड़बड़ा जाते हैं, प्रश्न देखा और प्रश्न देखने के बाद उत्तर की तरफ तुरंत दौड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं, पहले प्रश्न को समझें, पर्यायवाची किसे कहते हैं। पहले हम ये समझें पर्यायवाची किसे कहते हैं, वरना तो अक्सर बच्चे होते हैं पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है। ए हो गया गिरी होगा, बी हो गया भूमि, और सी हो गया भूधर, और डी हो गया मंजरी। लेकिन बच्चे ने पहले ये नहीं समझा कि पर्यायवाची कैसे कहते हैं। पर्यायवाची ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। इन्हें पर्यायवाची या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। अगर इंग्लिश में हम समझें तो इन्हें सिनोनिम्स भी कहते हैं। आशा है कि आप पर्यायवाची को अच्छी तरह समझ गए होंगे। कुछ अगर उदाहरण वाली बात करें, उदाहरण लेते हैं तो जैसे कि पानी के जो पर्यायवाची शब्द होंगे, जल है ना, और जल को नीर भी कहते हैं, अम्बु भी कहते हैं, है ना, तोय भी आदि, ठीक है। और अगर एग्जांपल लेते हैं तो आकाश को देखेंगे तो क्या होगा, गगन, है ना, कहते हैं या नहीं कहते हैं, अंबर, आसमान। और आँख के लिए अगर बात करें पर्यायवाची में तो लोयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं और चक्षु भी कहते हैं। तो अब हमने उत्तर जो हमारा प्रश्न है उसको हमने बेहतर तरीके से समझ लिया कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द को कहते हैं। किसी वस्तु के जो है अनेक नाम हो सकते हैं, यूँ समझ लें। अब हम जो है हमने प्रश्न को समझ लिया, अब हम उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर हमारा क्या होगा, ए गिरी, बी भूमि और सी भूधर और डी मंजरी। तो यहाँ पर हमारा पहले प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो जिन लोगों ने उत्तर बी चुना है तो वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग बनता है या बनती है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग बनती है। अच्छा, ये स्त्रीलिंग और जो पुल्लिंग होता है ये कौन से शब्द होते हैं। शब्द के जिस रूप में पुरुष जाति का बोध होता है, मालूम होता है, समझ में आता है, वह शब्द पुल्लिंग वर्ग में आएगा। जिसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, पुरुष जाति का मालूम हो रहा है, तो वह जो है पुल्लिंग में आएगा। और जिन शब्दों से या उनके रूप से ऐसा कुछ भाव व्यक्त हो रहा हो या वस्तु की, इसमें स्त्री भी हो, मतलब जो है कोई वस्तु भी हो सकती है, उसमें स्त्री जाति का बोध होता है तो उसे स्त्रीलिंग जो है शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के बतौर बात करें तो पुल्लिंग में आएगा छात्र, चाचा, बूढ़ा,
नौकर, शेर आदि। और स्त्रीलिंग में अगर बात करें तो छात्र से क्या होता है? छात्रम। छात्र में क्या आया था? क्या भाव व्यक्त हो रहा था? पुल्लिंग, है ना। और अब स्त्रीलिंग में अगर छात्र की ही बात कर ली जाए तो छात्र से हुआ छात्रा। ऊपर हमने बात की थी चाचा स्त्रीलिंग में, ऊपर हमने पुल्लिंग में क्या बात की थी? चाचा। और अब हम स्त्रीलिंग में बात करेंगे तो चाचा से चाची, और पुल्लिंग में हमने बात की थी बूढ़ा। अब हम बात करेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होगा? बुढ़िया। और हमने पुल्लिंग में बात की थी नौकर, अब हम स्त्रीलिंग में बात करेंगे नौकरानी। और इसमें कोई वस्तु भी आ सकती है, खिड़की, है ना। ये लेडीज़ मतलब स्त्रीलिंग में स्त्री जैसी बात हो रही है, ठीक है। घास आदि। आशा है कि अब आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के समझने में आगे कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं पंडित शब्द का स्त्रीलिंग बनता है ए पंडाइन और बी पंडिताइन और सी ललाइन और डी नारी। तो अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा पंडिताइन, ऑप्शन बी। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। अनुज शब्द का विपरीतार्थक होगा। सॉरी, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ यहाँ पे लिख लीजिएगा का होगा, ठीक है। अनुज शब्द का विपरीतार्थक होगा। अच्छा, विपरीतार्थक शायद आप समझते होंगे, उम्मीद है, वरना आसान भाषा में समझें। विपरीत का मतलब होता है उल्टा, उल्टा अर्थ बताने वाला। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने को या समझने को ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधे सीधे समझो कि इसका होता है अपोजिट, उल्टा होना। तो अनुज शब्द का जो है उल्टा क्या होगा, आप उत्तर दे सकते हैं। अच्छा, हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। तो अनुज शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा, जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए, वो बिल्कुल सही है, अग्रज। क्या होगा? अग्रज। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 की तरफ जो है, प्रश्न कह रहा है कि गुण, दोष, स्वभाव, है ना, आदि शब्द किस वर्ग में आते हैं। तो ये जो गुण, दोष, भाव जो बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जहाँ पर भी प्रयोग किया जाता है वो किस कैटेगरी में आते हैं, इन शब्दों का प्रयोग होने में क्या प्रतीत होता है। तो इसमें जो भाव व्यक्त पता चलता है वह अच्छे स्वभाव का है, वह चोर है, वह नालायक है, कुछ भी हो सकता है, उससे एक भाव व्यक्त होता है। अगर आसान भाषा में अगर बात करें तो भाववाचक कहते किसे हैं, यूँ समझें, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था यानी सही उसकी हालत, उसमें गुण भी हो सकता है, दोष, भाव, दशा आदि का बोध होता है, पता चलता है, उसे भाववाचक कहते हैं, है ना। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसको डिटेल्स में, ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अब हम इसको जो है समझ गए हैं कि गुण, दोष, स्वभाव आदि शब्द में जहाँ पर भी प्रयोग होते हैं वो क्या व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भाव व्यक्त हो रहा है। जिन्होंने ऑप्शन ए चुना है वो बच्चे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। अच्छा, इसमें जो है काफ़ी बच्चों ने जो है ऑप्शन इधर उधर चुन दिया था। सबसे पहली बात ये होती है, हमेशा कोई भी एग्ज़ाम में बैठे हैं आप तो जो है पहले प्रश्न को सही तरीके से पढ़ें, उसको समझें, प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। जल्दी से बाज मरतबा ऐसा होता कि आखिर में नहीं लगा देता है, आप पॉजिटिव तलाश करने लगते हो जबकि हमें नेगेटिव तलाश करना होता है। ठीक है, चलें तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर कह रहा है कि रोहन तबला बजा रहा है। रोहन तबला बजा रहा है रेखांकित शब्द है। ए विशेषण, बी सर्वनाम और सी संज्ञा और डी क्रिया। इसमें कुछ बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, बेसिक प्रश्न बिल्कुल शुरुआत का छोटे बच्चों का।
बताएं। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही है, क्रिया। अच्छा, थोड़ा सा क्रिया के बारे में बात कर लेते हैं, समझ तो लें कम से कम कि क्रिया कहते किसे हैं, क्रिया क्या होती है। क्रिया जो किसी कार्य के होने या करने या कराने का बोध होता है। ऐसे शब्द जो किसी कार्य के होने या कराने के बोध कराते हों, हमें बताते हों, तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, उन्हें क्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं बात को, मेरी बात। ऐसे शब्द जो किसी कार्य के होने या करने या कराने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रोहन तबला बजा रहा है। रोहन एक जो है तबला बजा रहा है, तो यहाँ पे बजाना क्या होगा, एक क्रिया हो गई। ठीक है, तो क्रिया जो है हमें बेहतर तरीके से समझ में आ गई। उम्मीद है आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं सीधे सीधे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, आँख का तारा मुहावरा का अर्थ है। आँखों में चमक, आकाश में तारा और बहुत प्यारा, आँखों की रोशनी। तो मुहावरा कहते हैं छोटे शब्दों में बड़ी बात, छोटे शब्दों में बड़ी बात। ठीक है, तो यहाँ पर जिन बच्चों ने ऑप्शन चुना है सी वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन सी, बहुत प्यारा। आँख का तारा का मुहावरा क्या होगा, बहुत प्यारा। ठीक है, अब चलते सीधे प्रश्न 7 पर। बुराई, मिठाई, चतुराई शब्दों में प्रत्यय है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी आउ, ऑप्शन सी आई और ऑप्शन डी आ। तो बुराई, चतुराई, मिठाई, खाई और पढ़ाई, ऐसे शब्दों में किन प्रत्ययों का प्रयोग होता है? इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? अच्छा, प्रत्यय कहते हैं किसे, प्रत्यय क्या होता है, आसान भाषा में समझाएं। अगर प्रत्यय की बात करें तो अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं और प्रत्यय लगने से शब्द में संधि नहीं होती। अच्छा, प्रत्यय को हम आसान तरीके से कैसे पहचान पाएंगे, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इक लगा हुआ है, आई का लगा हुआ है, किसका लगा हुआ है? तो इसके ऊपर हम एक अलग से छोटी सी वीडियो बना देंगे जो स्पेशल विशेष तौर पे इसी प्रत्यय के ऊपर होगी। तो उसमें जो है पहचान और उसके नियम भी बता देंगे। तो यहाँ पर जो शब्द बुराई और मिठाई और चतुराई जो शब्द में जो प्रत्यय बात चल रही है, तो बुरा धन आई, मीठा धन आई, तो यहाँ पर जो है आई का प्रयोग होगा। कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होगा? आई का। ठीक है, तो यहाँ पर जिन बच्चों ने ऑप्शन सी चुना है वो बिल्कुल सही है। आप अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताएं और अगर हमारी वीडियो और हमारा समझाना, हमारा पढ़ाना अगर आपके समझ में आ रहा हो, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको बेहतर तरीके से बहुत डिटेल से जो है आसान भाषा में आपको समझाता चलूँ और आपके समझ में आता चले, वरना जो है वीडियो स्किप करते जो है लोग बढ़ा देते हैं। लेकिन मैं ये ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि थोड़ी बात बताई जाए लेकिन स्टूडेंट्स के समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए हिम धन आलय, ऑप्शन बी हिमाधन लय, ऑप्शन सी ही धन मा आलय और ऑप्शन डी हिमाल धन या। तो इसमें कौन सा संधि विच्छेद होगा हिमालय में? जल्दी बताएं। पहले ये समझ लें संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद का मतलब होता है दो या उससे ज़्यादा के मेल से बने शब्द को फिर से अलग अलग करना, उन्हें पहले जैसा करना। जैसे सुप्रीम अदालत से सुप्रीम धन अदालत, महात्मा से महाधन आत्मा। संधि विच्छेद भाषा में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को कहते हैं जिससे नए शब्द का निर्माण होता है। अच्छा, संधि विच्छेद से जो है भाषा सुंदर भी होती है, संक्षिप्त भी होती है और अर्थपूर्ण भी होती है। तो हमारे सीधे सीधे प्रश्न का जो है उत्तर होगा ऑप्शन ए हिमधन आलय। हिमालय में कौन सा संधि विच्छेद होगा? हिमधन आलय। अब हम आते हैं शिक्षण में ऑप्शन नंबर 8 प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है। इन जो 4 ऑप्शन दिए हैं
इनमें से एक को चुनना है, किसके द्वारा जो है हमारे क्लासरूम में छात्र ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बन सकते हैं। ऑप्शन ए व्याख्यान विधि द्वारा, ऑप्शन बी चर्चा विधि द्वारा, ऑप्शन सी पुस्तक विधि द्वारा और ऑप्शन डी ऑडियो विजुअल एड द्वारा। आप अपना उत्तर दे सकते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर व्याख्यान विधि को एक्सप्लेन करें, चर्चा विधि को एक्सप्लेन करें और पुस्तक विधि को एक्सप्लेन करें या ऑप्शन डी को एक्सप्लेन करें, ऑडियो विजुअल एड द्वारा को अगर हम एक्सप्लेन करें तो वीडियो बहुत जो है बड़ा हो जाएगा। चलें अगर छोटी सी बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारा क्लास चल रहा है और क्लासरूम में हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बनाना है, उनको शामिल करना है। तो जो है हम उनको क्या करेंगे, अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधा हमारा उत्तर होगा, जिन बच्चों ने ऑप्शन चुना है बी वो बिल्कुल सही है, चर्चा विधि द्वारा। तो क्या होगा यहाँ पर, चर्चा विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर 9 का होगा बी। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आ रहा है प्रश्न नंबर 10, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। अच्छा, भाषा के जो कौशल होते हैं आपने पढ़े होंगे और ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो लैंग्वेज से जो क्वेश्चन आते हैं इससे एग्जामिनर बहुत ज़रूर पूछता है, 2-4 प्रश्न तो ज़रूर पूछता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रश्न की। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, ए सुनना बोलना, बी पढ़ना लिखना और सी सुनना पढ़ना और डी बोलना और लिखना। आप अपना उत्तर दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं भाषा कौशल के बारे में। ज़्यादा डिटेल्स में जानना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उतना ही समझ लो जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है या आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, एक होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल सॉरी, इनको साथ में आप लिख भी लें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। एग्ज़ामिनर आपको जो है अलग अलग तरीके से भी पूछ लेता है। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल वो होते हैं, ये वो कौशल होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त या प्रस्तुत करते हैं। अपने विचार जो अंदर के हाव भाव हैं वो हम दूसरों के सामने जो है प्रस्तुत करते हैं। अब हम आपको भाषा कौशल के बारे में बता रहे हैं तो किसके माध्यम से बता रहे हैं, कौन सा कौशल हम यूज़ कर रहे हैं। पहला तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, बोलकर, भाई बोलकर बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, ये बोलने को यूज़ कर रहे हैं नहीं। दूसरा क्या कर रहे हैं, ये जो है सब लिखा हुआ है, लिखना कौशल यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं नहीं बोलूँगा और नहीं लिखूँगा तो आपको ये अभिव्यक्तात्मक कौशल समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो पहला हो गया बोलना और दूसरा हो गया लिखना। अच्छा, एग्ज़ामिनर कभी कभी इन्हें घुमाकर भी पूछ लेता है। तो बोलने को कहता है कि वो वाचन कौशल और लिखने को कहता है लेखन कौशल। इन्हें भी याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छा, इसका दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ, ये बहुत आपके लिए जो है महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। एक और होता है कि दूसरा होता है ग्रहणात्मक कौशल, मतलब होगा ग्रहण करना, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ और आप अपने मोबाइल से देख रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं। कोई सच्चा ग्रहण कर रहा है, नहीं कर रहे हैं, कुछ मालूमात ग्रहण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं, आप ग्रहण कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप सुनकर कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। एक होगा सुनकर और दूसरा होगा पढ़कर, जो लिखा हुआ है। तो ग्रहणात्मक कौशल कैसे होगा, सुनना और पढ़ना। सुनने को जो है एग्जामिनर कभी घुमा के पूछता है कि श्रवण, ठीक है, और पढ़ने को बोलता है पठन कौशल, ठीक है। उम्मीद है कि आप जो है कौशल को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और बेहतर समझाने के लिए जो है आपको हमारे चैनल पर भाषा कौशल के बारे में जो है एक वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, अभिव्यक्तात्मक कौशल जो है इसका उत्तर क्या होगा, हम किसके ज़रिए कर सकते हैं, बताएं। अभिव्यक्तात्मक कैसे कर सकते हैं हम, ऑप्शन डी
बोलना और लिखना है, अभिव्यक्त करना है। तो भाई बोल के तो हम अभिव्यक्त कर सकते हैं और लिख के कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी चुना है वो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। आज्ञा पालन करने वाले को कहते हैं। ए आस्तिक और दूसरा आज्ञाकारी और ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष और डी आयात। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। चलें अपनी वीडियो को थोड़ा सा जल्दी करते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन बी। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी चुना है वो बिल्कुल सही है। आज्ञा का पालन करने वाले को कहते हैं आज्ञाकारी। अच्छा, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 से 13 के लिए निर्देश। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे बड़े सुशील विनम्र देखकर मुझको यूँ बोले, हम भी कितने खुशकिस्मत हैं जो ख़तरों का सामना नहीं करते। आसमान से पानी बरसे, आगी बरसे, आंधी गरजे, कुछ भी हमको कोई फ़िक्र नहीं। और बाकी है क्या? अच्छा हाँ, थोड़ा सा और बाकी है कि एक बड़े बरगद की छत्र छाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे हैं और बड़े सुखी हैं। अच्छा, अब इससे प्रश्न पूछेगा, 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें 2012 में कि इस कविता में बरगद किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए ईश्वर का, ऑप्शन बी माता पिता का और ऑप्शन डी दोस्त का। और सॉरी, यहाँ पे सी होना चाहिए था, इसको काट देता हूँ, लीजिए, यहाँ पे आना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन डी दुश्मन का। चलें बताएं आप अपना उत्तर क्या होगा इसके हिसाब से जो ऊपर पदांश गया हुआ है। जो बरगद जो है किसका प्रतीक है? बरगद जो है ऑप्शन बी का प्रतीक है, यानी कि माता पिता का। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। इस कविता में छोटे पौधे किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन ए गरीबों के, ऑप्शन बी बूढ़ों के और ऑप्शन सी नन्ही पीढ़ी के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से साफ साफ लिखा हुआ है कि देखते हैं क्या कह रहे हैं, छोटे छोटे पौधे सुशील। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर होगा छोटे छोटे जो पौधे किसके प्रतीक हैं? नन्ही पीढ़ी के। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 से 15 के लिए निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो पद्यांश में दे रहा है, इसमें भी जो है 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं। समाज में सब बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानना चाहिए और उन्हें आत्म में सम्मिलित करना चाहिए। जो समाज के नियम हैं उन्हें जानना चाहिए और आत्म में सम्मिलित करना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न हैं, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान ही है। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण जो है वो क्या है? विनम्रता। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसलिए किसी के बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्यों ना कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसा नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि लठ मारा जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि शिष्टाचार का पहला गुण है। तो यहाँ पर खुली बात है कि यहाँ पर लिख रहा है कि शिष्टाचार, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है, ये देखें, ये विनम्रता। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन ए, विनम्रता। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। हमें किसके प्रति विनम्रता दिखानी चाहिए? ऑप्शन ए बड़ों के प्रति, ऑप्शन बी छोटों के प्रति और ऑप्शन सी बराबर वालों के प्रति और ऑप्शन डी सभी के प्रति। तो जो गद्यांश दिया गया है उसके अनुसार जो है हमें किसके प्रति होना चाहिए? विनम्रता। विनम्र किसके प्रति होना चाहिए? बड़ों के प्रति होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। छोटों के प्रति वो भी होना चाहिए और बराबर वालों के प्रति बिल्कुल विनम्र होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा।
ऑप्शन डी। तो जिन बच्चों ने जो है ऑप्शन डी चुना है वो बिल्कुल सही है। तो अब आप जो है हमको हमारे उत्तर जो भी हमने आपको प्रश्न कराए हैं उन्हें जो है हमें ज़रूर बताएं कि जो है हमारा स्कोर क्या रहा। देखें हमने आपको कितना इजीली तरीके से आपको समझाया। इसी तरह हम आपके सारे टॉपिक्स कवर करवाएंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए आगे के लिए आसानी रहे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपना ख्याल करें, मेहनत करते रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।